वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का एक और पेपर। यहाँ से आपका सेक्शन जो ए है या खंड का है वो स्टार्ट हो जाता है। 1 से लेके 21 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे आप सभी के एक एक नंबर के और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर पूछा गया है पहला क्वेश्चन, जो जुते हुए खेत है उसके साक्ष्य हमें कौन सी जगह से प्राप्त हुए, किस स्थान से प्राप्त हुए। एंड ये आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम वहाँ की सभ्यताओं के बारे में पढ़ते कि वो सभ्यता कैसी थी, वहाँ पे नगर कैसे थे, बहुत सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ते। तो जो जुता हुआ खेत था उसके साक्ष्य हमें किस जगह से मिले थे हड़प्पा सभ्यता में? हरियाणा के बनावली से, गुजरात के लोथल से, राजस्थान के कालीबंगन से या पाकिस्तान के चौंदड़ो से। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो हमें राजस्थान के कालीबंगन से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम में भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। पूछा गया है पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस हैज द एविडेंस ऑफ प्लॉव फील्ड बीन फाउंड। तो ये आपके ऑप्शन दिए जैसे बनावली इन हरियाणा, लोथल इन गुजरात, कालीबंगन ऑफ राजस्थान एंड चहुंद्रो ऑफ पाकिस्तान। ये ऑप्शन है। एंड राइट आंसर आपका कालीबंगन ऑफ राजस्थान का जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पेपर को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम उसका हिंदी कर लेंगे, फिर इंग्लिश पे आएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वीएस सुखतांकर के बारे में पूछा गया कि ये कौन थे। ये ऑप्शंस आपके दिए हुए जैसे कि कन्नड़ के विद्वान थे, तमिल के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान या इनमें से कोई नहीं। तो जो वीएस सुखतांकर है वो संस्कृत के विद्वान थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके अंदर बोला गया है हु वाज जो है वीएस सुखतांकर। ये आपका क्वेश्चन दूसरा है। एंड ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड संस्कृत जो है स्कॉलर्स ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं इसके अंदर क्या कहा गया है। तो ये है आपका, इसके अंदर आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। किसके अंदर है ये? शैव, बौद्ध, जैन या वैष्णव। ये धर्मों के बारे में है। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव। ये आपके दिए हुए ऑप्शन है। तो अगर हम देखें दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण जो विश्व है वो प्राणवान है, यानी सभी जो विश्व के अंदर जो भी चीजें उसके अंदर प्राण है। तो अगर हम देखें किनका मानना होता है ऐसा, तो जैन धर्म वालों का होता है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। एंड थर्ड को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये इसके अंदर बोला गया है द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जो है फिलोसफी इज दैट द होल वर्ल्ड इज अलाइव। किसने कहा? ये शैव, बुद्धिस्ट, जैन या वैष्णव। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर आपका जो है जैन निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन फोर्थ है। एंड इसके अंदर आपका दिया हुआ ये इमेज दिया हुआ है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। चित्र की पहचान आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से करनी है। तो ये आप चित्र देख रहे होंगे एंड नीचे दिए विकल्प कौन कौन से। तो चलिए चित्र आपने देख लिया होगा, हम विकल्प की तरफ आते हैं। ये विकल्प आपके दिए हुए जैसे कि इसके अंदर बोला गया है इब्न बतूता है, ये अलबिरूनी है, सिद्धू मांझी है या इनमें से कोई नहीं है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा, सिद्धू मांझी। ये जो है जो हमें चित्र दिखा है वो करेक्टर है, सिद्धू मांझी है इस करेक्टर का नाम जो दिया हुआ है चित्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड हाँ, चित्र वाले को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, ये आपका दिया हुआ है आइडेंटिफाई द इमेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इब्न बतूता है, अलबिरूनी है, सिद्धू मांझी है या नन ऑफ दीज है। ये तो आपके ऑप्शंस रहेंगे। एंड इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा, सिद्धू मांझी। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हम। पहले हिंदी में कर लेते हैं इसको हम। इसके अंदर बोला गया है वर्नियर के कार्य फ्रांस में जो है प्रकाशित हुए, कब हुए थे। ये दिए हुए आपके ऑप्शन जैसे कि 1670 से 71, 1970 से 75, 1600 जो है 79 से 80 या इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें बर्नियर कौन थे, तो एक ट्रैवलर थे। ठीक है, ट्रैवलर मतलब आज के समय जो देखते आप जो व्लॉग करते हैं दूसरे देशों में जाते हैं, तो वो उस समय के जो है बर्नियर भी एक ट्रैवलर थे।
जो दूसरी जगह जा जाकर जो है घूम घूम कर पता करते थे। आप उनकी एक किताब भी थी। आप मुझे कमेंट में बताइए कि बर्नियर की बुक का क्या नाम था। एंड अगर हम देखें इनकी जो किताब थी, इनका जो कार्य था फ्रांस में प्रकाशित हुआ था। ये किस टाइम पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 1670 से 71 के टाइम पे जो है प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर कहा गया है बर्नियर्स वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है 1670 से लेकर 71 तक, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका छठा। एंड इसके अंदर जो है स्टेटमेंट दिए हुए कई सारे। इसके अंदर पहले हम अगर देखें क्वेश्चन को, तो गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो ये स्टेटमेंट है, जैसे कि पहला दिया हुआ है, वे जनवरी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण जो है अफ्रीका के अंदर किया। एंड 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया किया। तो ये अगर हम तीनों पॉइंट देखेंगे तो तीनों ही सही है। 1915 के अंदर जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं गांधी जी। जो सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया होता है। एंड वहां से अगर देखें हम 1915 में आ जाते हैं जब भारत, उसके बाद 1917 में जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो है किया होता है। तो ये तीनों ही अगर हम पॉइंट देखें तो ये सही है। एंड इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 जहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों ही इसका राइट आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन में आए, ऑप्शन आपके दिए हुए एंड इस ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे, ऑप्शन ग दिया हुआ आपका पहला, दूसरा व तीसरा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां। उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं छठे को ही। तो यहाँ पे बोला गया है विद रेफरेंस टू गांधी जी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंड ये आपके स्टेटमेंट है, ये आप देख सकते हैं इसे। एंड नीचे आपके दिए हुए ऑप्शन है, तो आप अगर देखिए इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया पहला, दूसरा एंड जो तीसरा दिया हुआ है, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपको ढूंढना है वो तीनों जो किसके अंदर दिया हुआ है। एंड अगर हम ऑप्शन के अंदर आए तो इसके अंदर आपका ऑप्शन जो सी है, उसके अंदर ये कहा गया पहला, दूसरा एंड तीसरा। ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7वां क्वेश्चन है। एंड 7वें के अंदर जो है आपका स्टेटमेंट एंड रीजन वाला ये क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन में जो है दो कथन, एक कथन ए है और दूसरा कारण जो है आर है, दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन क्या है? कथन दिया हुआ आपका 1542 तक जो है विजयनगर का शासन जो है अराविदु वंश के हाथों में चला गया। कारण दिया है 1565 का राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में करारी करारी शिकस्त के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रह गया। अगर आप देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है जो दिया हुआ है। कथन और कारण दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें कारण तो ये 1565 की बात कर रहा है और कथन जो है वो आपका 1542 की बात कर रहा है। कोई भी कारण होता है ना तो वो कथन अगर हम देखें कथन है तो उससे पहले होगा कारण। ठीक है, कारण होगा जब तो वो जाके इम्प्लीमेंट होगा तो वो कथन बनेगा। तो अगर हम देखिए 1565 की बात करें, दोनों सही है बट इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एंड अगर हम देखें 1542 तक विजयनगर का शासन जरूर चला गया था अराविदु वंश के अंदर, अराविदु वंश के हाथ में, ये सही हो जाएगा। एंड 1565 का राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के अंदर जो है करारी शिकस्त मिलती है, तो विजयनगर क्या है जो साम्राज्य शक्तिशाली हुआ करता था, अब वो नहीं रह पाया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं होगी। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ आए तो ऑप्शन जो घ दिया हुआ है आपका लास्ट में, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। एक चीज आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है पहला मिलेगा कि पहला आपका दिया रहता है ज्यादातर, ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है, ये ऑप्शन ए में दिया होता है। लेकिन ये आपको सही से पढ़ना है, कहीं आगे पीछे भी ये कर सकते हैं। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आए। एंड हम 7वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें तो स्टेटमेंट एंड रीजन अगर हम देखें तो ये आपका दिया हुआ है 1542 द रोल ऑफ विजयनगर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द अराविदु डायनेस्टी। एंड रीजन दिया हुआ है आफ्टर द जो है क्रूसिंग डिफेट इन द बैटल ऑफ जो है तांगड़ी ऑफ 1565 द विजयनगर एम्पायर जो है केस टू बी अ पावरफुल एम्पायर। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसके आंसर्स को तो ऑप्शन जो आपका रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। बहुत स्टेटमेंट सही है बट रीजन जो है दिया हुआ है जो एक्सप्लेनेशन वो सही नहीं है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां एंड 8वें के अंदर जो है आपका दो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। तो दी गई जानकारी के आधार पर जो है आपको आंदोलन की पहचान करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करना एंड स्कूल कॉलेज आदि का बहिष्कार करना, ये कौन से आंदोलन में हुआ था, ये आपको बताना है। आंदोलन की आपको पहचान करनी है। बारडोली सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, क्रिप्स मिशन में, असहयोग आंदोलन में। अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा असहयोग आंदोलन में। ये चीजें हुई थी जिसके अंदर स्कूल कॉलेज जो है इन सब का बहिष्कार कर दिया गया था। अंग्रेजी सरकार का जो है सहयोग नहीं कर रहे थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 8वें का। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम के अंदर भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कहा गया ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मूवमेंट बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। जैसे बोला गया है नॉट कोऑपरेटिंग विद द इंग्लिश गवर्नमेंट, एंड दूसरा बोला गया है बॉयकॉटिंग स्कूल्स कॉलेज ईटीसी। तो ये कौन से जो है मूवमेंट के अंदर हुआ था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो आपका दिया हुआ ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। एंड पहले हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोवा जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है कॉलिन मैकेंजी के बारे में कि ये थे कौन? सर्वेक्षक थे, अभियंता थे, मानचित्रकार थे, या उपरोक्त सभी थे? एंड अगर हम देखें कॉलिन मैकेंजी के बारे में, तो ये सर्वेक्षक भी थे, अभियंता भी था, और मानचित्रकार भी थे। एंड इसके अगर हम राइट आंसर को देखें तो ये आपका जो है ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी थे। कॉलिन मैकेंजी के बारे में आप सर्वेक्षक भी लिख सकते हैं, अभियंता और एक मानचित्रकार भी थे। तो उपरोक्त जो सभी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में बोला गया हु वाज कॉलिन मैकेंजी, एंड ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है ऑल ऑफ द अबव जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी, वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10वें की तरफ आते हैं। 10वां है, उससे पहले हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। इसके अंदर बोला गया 10वें क्वेश्चन के अंदर, किस मुगल शासक ने जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? मुगल शासक की बात हो रही है। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर? कौन सा ऐसा शासक था जिसने तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप जो तंबाकू है उसका यूज नहीं कर होगा? तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये आपका दिया हुआ है। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो कौन सा मुगल शासक था? वो था जहांगीर, जिसने तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। 11वें की तरफ आते हैं। एंड इसे हम इंग्लिश मीडियम में देखें 10वें क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है आपका विच मुगल जो है एम्पेरियर बैंड जो है तंबाकू, ये आपके दिए हुए अकबर, जहांगीर, औरंगजेब एंड बाबर। एंड इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। इन्होंने बैन करवा दिया था, बैन कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर है 11वां। एंड इसके अंदर पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संथाल लोगों की विशेषता नहीं है? संथाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, संथाल लोगों के बारे में, तब आप इसकी विशेषता को बता पाएंगे कि ये कौन सी विशेषता इनकी नहीं है। तो जंगल का सफाया करना, स्थायी कृषि करना, इमारती लकड़ी को काटना, और झूम खेती करना। तो अगर हम देखें विशेषता नहीं है पूछा गया, तो ये सब किया करते थे, स्थायी कृषि किया करते थे, बट झूम खेती नहीं करते थे। झूम खेती होती कैसी है? झूम खेती जो है ना, कुछ ऐसी खेती होती है कि आप कुछ समय यहाँ पे खेती कर ले, ठीक है, मान लेते यहाँ पे कर रहे हैं, अब कुछ समय बाद इसको छोड़ के, इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह करने लग जाएंगे। और स्थायी कृषि किसी एक ही जगह पे होती है। तो झूम खेती ये नहीं किया करते थे। ऑप्शन डी इसका जो है आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा संथाल के बारे में, कि ये इनकी विशेषताओं में नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उससे पहले हम 11वें को ही इंग्लिश मीडियम में देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ करेक्टर ऑफ संथाल पीपल? ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर हम देखें तो झूम जो है कल्टीवेशन दिया हुआ है, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आते हैं। एंड 12वें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है पहला गोलमेज सम्मेलन के बारे में, कि ये कब हुआ था? 1920 के अंदर हुआ था, 1930 में हुआ था, 1940 में, 1950। एंड अगर हम इसके करेक्ट आंसर को देखें, 1930 के अंदर जो है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। एंड इंग्लिश मीडियम में अगर हम गोलमेज सम्मेलन वाला देखें तो व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसके राइट आंसर को देखें तो 1930 जो है आपका ऑप्शन बी, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मैच की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका मैच से रिलेटेड है, मिलान से रिलेटेड है।
एंड यहाँ पे मिलान कुछ इस तरह से आपका कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया हुआ है। जैसे अब्दुल रज्जाक है उसके बारे में है, डोमिंगो पेस के बारे में, फरनाओ नुनीज के बारे में और बरबोसा के बारे में, ये आपके दिए हुए। एंड कॉलम, ये आपका कॉलम 1 है एंड ये आपका कॉलम 2 है, इससे आपको मैच करना है। चलिए एक बार मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ कि इसका मैच कैसे होगा। एक चीज आपको याद रखनी है, लेकिन अगर आपका पहला आपको आता है इसका कि क्या होगा, जैसे अगर हम देखें अब्दुल रज्जाक के बारे में दिया हुआ है, इन्होंने कृष्ण देव राय का वर्णन किया है। अगर हमें पता चल गया कि पहले का क्या है, आप इसे ABCD मान के चले, ठीक है, A B C और ये D दिया हुआ है। एंड अगर हम देखें अब्दुल रज्जाक जो दिया हुआ है, अब्दुल रज्जाक कृष्ण देव राय का इन्होंने वर्णन किया है। इसका राइट आंसर आपका पहले का क्या आ गया है, पहले का C आ गया। तो ऑप्शन के अंदर ही ढूंढना है कि पहले के C किसके अंदर बताया जा रहा है, एंड उससे आप जो है ना आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर कौन सा हो सकता है। या ऐसा भी है कि आपको एक से ही पता चल जाए कि पूरा राइट आंसर क्या है। बाकी मैं आपको मैच करके पूरा दिखा देता हूँ। ऐसे डोमिंगो पेस के बारे में पूछा गया, एंड अगर हम इसके बारे में देखें तो इन्होंने डोमिंगो पेस ने विजयनगर के अंदर जो किलेबंदी है उसका विवरण दिया है, किलेबंदी के बारे में। फरनाओ जो है नुनीज, इसके बारे में बोला गया है। फरनाओ जो नुनीज है, इसका राइट आंसर आपका जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा डी वाला। विजयनगर के बाजार में बिकने वाले जो मांस है उसका विवरण किया इन्होंने। और बरबोसा जो बच गया आपका ऑप्शन जो ए है, जो ए बच गया है, सामान्य लोगों की आवासों का विवरण दिया इन्होंने। तो ये अगर हम देखें तो ये पूरा विजयनगर से आपका आपका रिलेटेड है। एंड हम ऑप्शंस की तरफ आए, नीचे आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। एंड देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एंड पहले का आपका सी था, ठीक है, पहले का सी था। एंड दूसरे में अगर आप देखेंगे, तीसरे में और चौथे में देखेंगे तो पहले का बी भी दिया हुआ है। एंड अगर हम देखिए इसका राइट आंसर तो आपका पहला ही निकल कर, ऐसे आपको पता चल गया एक से ही कि यही आएगा। एंड राइट आंसर आपका पहला ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां। एंड उससे पहले हम मिलान वाले को इंग्लिश मीडियम में देख ले, तो ये आपका कॉलम 1 है। एंड ये वाला जो दिया हुआ है आपका, ये आपका कॉलम 2 है। इसके अंदर जैसे अब्दुल रज्जाक है, डोमिंगो पेस है, फरनाओ नुनीज है, बरबोसा है, ये आपके दिए हुए। मैंने आपको जैसा कि मैच करके आपको दिखा दिया कि आप जैसे अब्दुल रज्जाक है वो आपका जो है डिस्क्रिप्शन जो है कृष्ण देव राय के बारे में इन्होंने दिया है। डोमिंगो पेस आ जाएगा आपका जो है, इन्होंने जो है फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर के बारे में डिटेल दी है। फरनाओ जो नुनीज है ये आपका इन्होंने डिटेल्स ऑफ मीट सोल्ड इन जो है विजयनगर मार्केट। एंड बरबोसा इन्होंने रेसिडेंस जो एरिया था और वहां पे रहने वाले जो पीपल थे, जनरल पीपल, उनके बारे में डिटेल दी है। तो ये आपको कुछ इस तरह से मैच हो जाएगा। एंड अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो नीचे आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। एंड ऑप्शन के अंदर इसका जो राइट आंसर होगा आपका पहला वाला निकल कर आ जाएगा, ठीक है, तो पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, उससे पहले हम इसे हिंदी मीडियम में कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 14वां। एंड इसके अंदर बोला गया है महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनवाना चाहते थे। देखिए भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं थी, एंड पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन ये जो है राष्ट्रीय भाषा एक भाषा को बनवाना चाहते थे। कौन सी भाषा थी वो? हिंदी, हिंदुस्तानी, गुजराती या फारसी? तो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा हिंदुस्तानी भाषा को वही राष्ट्रीय भाषा बनवाना चाहते थे। हिंदुस्तानी जो भाषा है वो दो भाषाओं का मिक्स है, मतलब दो भाषाओं के मिलने के बाद जो है हिंदुस्तानी भाषा बनती है। एक आपका हिंदी आ जाएगा एंड एक आपका हिंदी आ जाएगा एंड प्लस आ जाएगा इसमें उर्दू। इन दोनों के मेल से जो है हिंदुस्तानी भाषा बनती है। तो ये आपको याद रखना है हिंदुस्तानी भाषा के बारे में, किन दो भाषा से मिलकर बनती है। तो ये आपका जो है हिंदी और उर्दू से मिलकर जो है हिंदुस्तानी भाषा बनती है। क्योंकि देखिए उस समय जो है भारत के अंदर एंड आज भी देखें हम तो अगर हम देखें तो हिंदू उसके बाद मुस्लिम, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हिंदी और उर्दू को मिक्स करके हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। बट हमारे देश के अंदर अभी भी कोई जो है हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15वां। उससे पहले हम 14वें को इंग्लिश मीडियम में देखें। इसके अंदर बोला गया है महात्मा गांधी वांटेड टू मेक विच लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपके दिए हुए जैसे हिंदी, हिंदुस्तानी, गुजराती, पर्शियन। एंड इसका राइट आंसर आपका हिंदुस्तानी जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड ये 15वां क्वेश्चन आपका है। उससे पहले हम इसे हिंदी में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विजयनगर साम्राज्य के जो है अमर नायकों के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है कौन सा कथन आपको बताना है। तो बहुत सारे कथन अगर हम देखें यहाँ पे 4 दिए हुए एंड इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है।
तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे वह सैनिक कमांडर होते थे जो शक्ति का प्रयोग करते थे और किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास जो है शस्त्र समर्थन होता था। वे भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए किसानों के साथ जो है उपजाऊ भूमि की जो है खोज में रहते थे। वे प्राय जो है मलयालम बोलते थे। ये आपका दिया दिया हुआ है डी। एंड अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो ये आपका जो डी दिया हुआ है वो मलयालम बोलते थे, ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये गलत है, विजयनगर के जो अमर नायक है उनके बारे में। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आए उससे पहले हम 15 को ही एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इमोर्टल हीरोज ऑफ विजयनगर एम्पायर। एंड यहाँ पे दिए हुए आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। एंड इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ही ऑफन स्पोक मलयालम। ये ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट उनके बारे में सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आए उससे पहले हम 16 को एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। एंड ये आपका 16वां क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता आपने पता ही होगा, ये इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? एंड इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें 16वें क्वेश्चन को, तो ये आपका कुछ इस तरह से पूछा गया, विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका आंसर आप मुझे जरूर सारे बच्चे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 16वें का ऑप्शंस आपको बताना है ए बी सी या डी, इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा नीचे कमेंट में बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17वां। एंड इसके अंदर पूछा गया 17वें के अंदर कि आख्यान से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, आपको बताना है आख्यान का मतलब। तो लोकगीतों का संग्रह है, कविताओं का संग्रह, गजलों का संग्रह या कहानियों का संग्रह। जो आख्यान है, कहानियों को संग्रह, जो कहानियां होती है उनके संग्रह को बोलते हैं हम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कई सारी जो कहानियां रहती है उसको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं उसी को हम आख्यान बोलते हैं। तो कहानियों के संग्रह को आख्यान बोला जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। एंड 17वां क्वेश्चन है, इसके अंदर बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय जो है नरेटिव। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज को बोला जाता है। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18वां। एंड उससे पहले हम इस 18वें क्वेश्चन को हिंदी में देखें। इसके अंदर बोला गया है आज यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। अमरावती स्तूप, मोहनजोदड़ो, सांची स्तूप या मगध। ये आज जो है ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की सफल मरम्मत और सर्वेक्षण का जो है जीता जागता उदाहरण है कौन सा? ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें कौन सा राइट आंसर होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा आपका सांची स्तूप। अगर हम देखें तो ये डिफाइन करता है कि आज भी जो है या आज जो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है सफल मरम्मत और संरक्षण का जो है वो जीता जागता हमारे पास उदाहरण है, जिसने सांची के स्तूप को अभी तक जो है संरक्षित किया हुआ है। ठीक है। एंड देखिए जो भी पुरानी चीजें बनती है ना, जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्लेस होती है, या कई मकबरे बनते हैं, कई महल बनते हैं, जैसे ताजमहल है, कभी ना कभी आपको भी पता है कि वो चीजें खराब होंगी, टूटेंगी। तो उसके लिए क्या हम सफल मरम्मत और संरक्षण जो है उसे देंगे तो हम उसे बहुत समय तक रख सकते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि कौन सा ऐसा चीज किया गया है जिससे भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है वो सफल मरम्मत और सर्वेक्षण का हमारे पास जीता जागता उदाहरण है। तो सांची का स्तूप हमें दिखता है जो इसका उदाहरण हमें पेश करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। एंड इसके अंदर बोला गया है टुडे इट इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड जो है कंजर्वेशन ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड सांची स्तूप जो है इसका ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19वें की तरफ आते हैं। एंड ये आपका 19वां क्वेश्चन है। पहले हम इसे हिंदी मीडियम में कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सारे अधिकार जो है अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया। इसके अंदर जो पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अंदर कई सारे आर्टिकल है, आप सभी को पता होगा। एंड आज के समय 400 से ज्यादा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर जो गवर्नर की सिफारिश पर जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है
राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 256 में, अनुच्छेद 356 में या 110 में, ये ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। राज्य के जितने भी अधिकार है ना, वो सारे केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। ये हमारा जो आर्टिकल 356 है, ये शक्ति देता है एक तरह से केंद्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 19वां है, इसको हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ओवर ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। जब गवर्नर का रिकमेंडेशन रहता है तो स्टेट की जितनी भी पावर रहती है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल आपके दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 356 जो दिया हुआ ऑप्शन सी के अंदर, वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20वें की तरफ आते हैं। एंड पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं 20वें क्वेश्चन को। इसके अंदर बोला गया है, शेख मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उसकी दरगाह पर जो है अकबर कितनी बार गया था? 11 बार, 12 बार, 13 बार या 14 बार? तो अगर हम देखें तो ये 14 बार करीब जो है गया था। राइट आंसर आपका 14 बार जो है ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है, तो वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। शेख मोइनुद्दीन जो है चिश्ती, जिसकी दरगाह पर जो है अकबर 14 बार जा चुका है। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। एंड उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में ही देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है। हाउ मेनी टाइम्स डिड अकबर विजिट द दरगाह ऑफ शेख जो है मोइनुद्दीन चिश्ती? 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स या 14 टाइम्स? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 14 टाइम्स आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका है एमसीक्यू वाला, इसमें बचा हुआ है आपका 21वां क्वेश्चन। पहले हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। एंड इसके अंदर बोला गया, महामात अधिकारियों का जो है कार्य था राजस्व एकत्रित करना, धर्म का प्रचार, सेना की जो है गुप्तचरी करना, या इनमें से कोई नहीं? तो महामात अधिकारियों का जो कार्य था वो था धर्म का प्रचार करना। आपका जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। धर्म का प्रचार करना इनका कार्य था। एंड अगर हम इसी क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देखें तो यहाँ पे बोला गया, वॉज द वर्क ऑफ द महात्मा ऑफिसर्स, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें तो जो है प्रोपेगेशन ऑफ धम्म, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। एंड आपका जो है सेक्शन ए पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों में ही इसको जो सेक्शन ए है उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार में ही वैसे तो आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाते होंगे कि इसका आंसर क्या है। एंड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली कर ही दोगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। एंड सेक्शन बी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसके हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड आप सभी को पता होगा सेक्शन जो आपका बी रहेगा यानी खंड का 18 नंबर का इस टोटल सेक्शन रहेगा। एंड इसके अंदर 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसके हम पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर आपके 22वें की तरफ आते हैं। एंड इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, मन के बनाने की जो प्रक्रिया हो उसके बारे में आपको बताना कि मन के कैसे बनाए जाते थे। तो अगर हम देखें जो भी हमें मन के प्राप्त हुए, क्योंकि उसी से हम पता कर पाते कि मन के आखिर बनाए कैसे जाते। मन के बनाने की प्रक्रिया उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती थी। जैसे कि मन की जो है बनाए किस चीज के जा रहे हैं, जैसे सेल कड़ी पत्थर से बनाए जा रहे हैं, सेल खड़ी से बनाए जा रहे हैं तो मुलायम, और कार्नियलियर से देखें हम तो वो कठोर होते थे। तो ये डिपेंड करता था कि मन के जो है वो बनाए किस चीज से जा रहे हैं, किस पदार्थ से। एंड अगर हम प्रक्रिया देखें तो प्रयुक्त पदार्थ को आकार देकर जो है उसकी घिसाई की जाती थी। तत्पश्चात जो है उसके ऊपर चित्र जो है उत्कीर्ण कर जो है उस पर पॉलिश की जाती थी। मनकी के अंदर देखें हम तो सूक्ष्म यानी छोटे औजारों से जो है वो छिद्र यानी छेद किया करते थे। अंत में इन मनकों को जो है माला में पिरोकर मनके की माला जो है तैयार की जाती थी। तो इस तरह से जो है मनके बनाए जाते थे। एंड आप ये भी लिख सकते हैं कि ये कौन सी पत्थर से बनाए जाते थे। अगर वो सेल खड़ी से बनाए जाते थे तो मुलायम होते थे। कार्नेलियल जो पत्थर थी उससे ज्यादा काफी कठोर हुआ करते थे, इससे भी बनाए जाते थे। एंड ये इनकी जो है प्रक्रिया लिखी हुई है कि किस तरह से मन के बनाए जाते थे। पहले तो आकार देकर जो है उसकी घिसाई की जाती थी, फिर उसके बाद जो है उसका जो है चित्र उत्कीर्ण किया जाता था, उसके ऊपर पॉलिश की जाती थी। छोटे छोटे जो है औजारों की मदद से इनके अंदर जो है छेद किए जाते थे। एंड अंत में इन मनकों को माला में पिरोकर जो है मनके की माला तैयार की जाती। तो ये प्रक्रिया थी मन के बनाने की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस करेंगे, पहले हम अथवे को भी कर लेते इसी के अंदर, क्योंकि आपका अथवा भी दिया रहे।
एंड इसके अंदर बोला गया है हड़प्पावासी अन्य क्षेत्रों से व्यापार करते थे। हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया के व्यापार के संदर्भ में कथन की व्याख्या करनी है। तो एक तरह से आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो मेसोपोटामिया से व्यापार किया करते थे, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, कोई भी देश अगर दूसरे देश से व्यापार करता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये किस-किस देश से हो सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कन्फर्म, हम हिस्ट्री में जाएँगे, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि पूरा एक वर्ल्ड है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप 7 महाद्वीप देखते हैं, तो 7 महाद्वीप में सबकी अलग-अलग विशेषता है। जैसे आप भारत यानी एशिया की महाद्वीप की बात करेंगे, तो यहाँ पे खेती अच्छी हो जाती है यहाँ पे। एंड यूरोप के अंदर जैसे रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, तो उनके अंदर भी जो है खेती अच्छी हो जाती है। तो अगर आप कहेंगे कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे सऊदी अरब है या ऐसी कंट्रीज़ है जो बहुत मतलब खेती हो ही नहीं सकती वहाँ पे। अगर आपको वहाँ पे चावल मिल रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि व्यापार की मदद से ही यहाँ पे आ पाया है। या तो ये यूरोप से व्यापार करते थे या एशिया से व्यापार करते थे, तो ऐसे पता चल जाता है। तो मेसोपोटामिया के बारे में भी हम ऐसे पता कर पाते, क्योंकि वहाँ की हमें चीज़ अगर हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, तब हम पता कर पाते हैं कि व्यापार हुआ है। तो मेसोपोटामिया के अगर हम देखें, मेसोपोटामिया के स्थलों में मिले तांबे में भी जो है निकल के अंश मिले हैं। तो अगर हम देखें निकल के अंश आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लंबी दूरी के संपर्क में पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाढ़, पासे तथा मनके शामिल है। मेसोपोटामिया के लेख जो है दिलमुन संभवतः जो है बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र जो है उसके लिए जो है प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्नेलियन, लार्ज वर्थ, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। तो अगर हम देखें तो ये इस चीज का जो है मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया जाता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। एंड हाँ, हम एक चीज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया 22वां, हम इसको एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, एंड यहाँ पे बोला गया मेंशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बीड्स। तो ये आपके दिए हुए जैसे प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बीड्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस सच एज जो है सेल खड़ी सॉफ्ट एंड सॉफ्ट स्टोन एंड जो है कार्नेलियन क्वाइट हार्ड। एंड यहाँ पे इनके जो है बताए हुए हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा बनाने में, मन के बनाने में। तो आप इन पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा पॉइंट, इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी बन जाती है और वीडियोस आप देखते नहीं हो इतनी बड़ी, तो मैं आपको सिर्फ एक ही मीडियम में एक्सप्लेन करूंगा। एंड बाकी जो है आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है। चलिए और क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और के अंदर जो दिया हुआ क्वेश्चन था, द हड़प्पन जो है ट्रेड विद द अदर जो है रीजन्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रेड ऑफ हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे अगर हम मेसोपोटामिया के ट्रेड की बात करें, तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए हुए, आप इन्हें पढ़ सकते हो क्या क्या चीजें। जैसे हमें ट्रेसेस ऑफ निकल हैव आल्सो बीन फाउंड इन कॉपर फाउंड फ्रॉम जो है मेसोपोटामियन साइट्स। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये आपके पॉइंट दिए हुए 4, आप 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखना है। मैंने वैसे आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दे दिए, आप ये लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। एंड पहले हम इसे हिंदी मीडियम में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर बोला गया है कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में मदद की। भारतीय दृष्टिकोण के से उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। देखिए कला और साहित्य, और आज भी देखें ना, तो आप कोई भी चीज हमें याद रहती है तो कब रहती है, हमारे पास उस चीज को याद करने के लिए हमारे पास कोई चीज होती है। जैसे आप किसी को भी याद करते हो, जरूरी नहीं है वो लड़की हो, कोई भी चीज। जैसे अगर हम देखें अपनी हिस्ट्री के अंदर, हम अपने बचपन को याद करते हैं, तो बचपन को याद करने के लिए हमारे पास ड्राइंग हो, हमारी तस्वीर हो। ठीक है, तो उस चीज को हम देखकर, या हमारी कुछ बुक्स हो, नोटबुक हो, उसके अंदर हम कैसे लिखा करते थे, तो इससे हमें पता चलता था कि हमारी जो है, हमारी जो एक स्मृति रहती है, यानी हमारी जो एक पिछला जो हमारा टाइम रहता है, वो हमारे पास जीवित रहता है, यानी हम रख पाते हैं उसे। तो कला और साहित्य ने किस तरह जो है 1857 के अंदर जो है हमारी 1857 की क्रांति आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उस समय की जो क्रांति थी उसको हमने जीवित रखा है कला और साहित्य की मदद से। तो आपको बताना है, जैसे अगर हम देखें विद्रोहियों के नेताओं को नायक रूप में प्रस्तुत करना, ये देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहा था, ले जा रहे हैं उन्हें लोगों को जो है दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करके जो है चित्रित किया जाता है। तो ये चित्र है जिसके बारे में यहाँ पे आप जिक्र किया गया है। इस चित्र को आप अगर बुक के अंदर पढ़े होंगे तो इसको आप सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कविता देखिए अगर हम, तो कविताएं हैं कई सारी,
जैसे एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के जो शौर्य का जो है गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। तो ये आप लिख सकते हैं। झांसी की रानी आप सभी को पता होगा, एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों को पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपने कई बार जो है वो लाइन सुना भी होगा। एंड यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, ये चीजें हमें दिखाती है कि अगर हम देखें कला और साहित्य के माध्यम से ही हम अपनी जो भी पुरानी चीजें हैं हम उसको याद कर पाते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक है। भावनाओं और एहसासों के आठ उन्होंने जो है संवेदनाओं को भी शकल दी। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, किस तरह कला और साहित्य ने जीवित रखने में मदद करी है। तो झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, आप बहुत सारी इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 एंड इसके अंदर बोला गया है आर्ट एंड लिटरेचर 1857 हेल्प कीप द मेमोरी अलाइव, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंटिंग द लीडर्स ऑफ द रिवल्स एंड एज हीरोज, पोयम हो गया झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। ये आपके पॉइंट जो है इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट होंगे आपके इसके अंदर। एंड ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है 23rd। चलिए 24 की तरफ आते हैं एंड इस क्वेश्चन को हम पहले हिंदी मीडियम में कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है मध्यकाल भारतीय कृषि में जो है विशेषता के कारण यहाँ फसलों की अधिकता देखी गई, स्पष्ट करना है। तो मध्यकाल के अंदर जो है हुआ क्या ऐसा कि कृषि में जो है फसलों की अधिकता देखी गई, यानी फसल जो है बहुत ज्यादा यानी अच्छी हुई, फसलों की भरमार हुई। तो क्या क्या रीजन थे अगर हम देखें तो मौसम के दो मुख्य चक्र अगर हम देखें, खरीफ और दूसरा रबी देखें, उसके दौरान जो है खेती की जाती थी। ठीक है, आगे अगर हम इसके पॉइंट और देखें, जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तीन फसलें भी जो है उगाई जाती थी। तो जहां पे बारिश या सिंचाई के साधन थे वहां पे तीन तरह की फसलें भी उगाई जाती थी। आइन दिया हुआ है दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में जो 39 किस्म तथा दिल्ली प्रांत में जो है 43 किस्म तथा बंगाल में सिर्फ चावल की जो है 50 किस्में पैदा होती थी। ये कुछ डेटा दिया हुआ है। 17वीं सदी में जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई नई फसलें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है पहुंची। मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी जो है सब्जी नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से जो है आए। तो ये अगर हम देखेंगे ये लिख सकते हैं। एंड बहुत सारे फल और सब्जियां जो है हमने दूसरे देश से हमारे पास आए एंड फिर वहां से आप एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे देशों में हुआ करता था ये, फिर हमें पता चला एंड हमने अपने देशों में भी स्टार्ट किया। इससे जो है खेती अच्छी होने लगी। जीन से कामिल है जिसके अंदर बताया गया है राज्य भी जो है किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि इनसे राज्य को ज्यादा से ज्यादा कर मिलता था, जैसे कपास और गन्ना के। तो ये आप लिख सकते हैं जीन से कामिल के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर राज्य भी इनको प्रेरित करते थे कि हाँ आप ये फसल करिए। एंड इस वजह से मध्यकाल भारतीय कृषि में बहुत हमें सुधार या एक तरह से अधिकता देखने को मिली है। ये चीजें आप लिख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश मीडियम में हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्यू टू द स्पेशलिटी इन मिडिवल इंडियन एग्रीकल्चर एंड जो है अबंडेंस ऑफ क्रॉप वाज सीन हियर, एक्सप्लेन। तो ये आपके पॉइंट दिए हुए जैसे आप पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर जो है बहुत अच्छा ग्रो किया था जो मिडिवल हिस्ट्री था हमारा। तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से आपके पॉइंट रहेंगे। यहाँ पे हमने जो है 6 पॉइंट दिए हुए, आप इन्हें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से जो है उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार होने लगा था, स्पष्ट करना है आपको। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर बोला गया उपमहाद्वीप और उसके बाहर जो है व्यापार होने लगा था, स्पष्ट करना है। तो आपको व्यापार से रिलेटेड जो भी है 6ठी शताब्दी के बारे में, उस समय के बारे में आपको बताना है। एंड अगर हम देखें तो मध्य एशिया एंड उससे भी आगे के जो है तक भूमार्ग थे, यानी भूमि से के जो है रास्ते थे, ये हमें दिखाता है कि व्यापार होते थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग जो है अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक जो है फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग जो है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। तो यहाँ पे बंदरगाहों के बारे में बताया गया है
कि कौन कौन से बंदरगाह कहाँ कहाँ जाते थे। ठीक है, शासकों ने मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए तथा मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले जो है धन लेते थे। व्यापारी के बारे में देखें हम, पैदल फेरी लगाने वाले, बैलगाड़ी तथा घोड़े खच्चर जैसे जानवरों के खाल वाले यहाँ पे जो है खाल वाले जो है व्यापारी शामिल थे। ये आप पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड आगे और पॉइंट दिए हुए जैसे कि तमिल भाषा में जो है मस्तुवन और प्राकृतिक में जो है सतवाहा अ, सतवाहा और सेठी नाम से जो है प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। समुद्री मार्ग देखें तो यात्रा खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बारे में जो व्यापार होता था वो उपमहाद्वीप के बाहर भी हुआ करता था। इससे आप कह सकते हैं। ये आपके कुछ पॉइंट थे इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ चले, उससे पहले हम 25 को इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कहा गया 6th जो है सेंचुरी एडी, ठीक है, ट्रेड बिगन टू टेक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड एक्सप्लेन आपको करना है। अगर आपको देखिए इसका आंसर तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा इंग्लिश मीडियम में, मैं आपको पॉइंट्स जरूर दिखा दूंगा। ये इसके पॉइंट रहने वाले जैसे कि पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। ये आपके 5 पॉइंट इसके अंदर दिए हुए। एंड ये 3 नंबर के ही क्वेश्चन है, 3 ही आपको पॉइंट लिखने हैं, उससे ज्यादा लिखने नहीं है। मैंने आपको ज्यादा करके दे रखे, आप अपनी मर्जी से आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ अब आते हैं। एंड पहले हम इसे हिंदी मीडियम में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर बोला गया है भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो जो संविधान सभा थी जिसने हमारे संविधान को बनाया, भारतीय संविधान को, उसका गठन किस तरह किया गया, आपको वो प्रक्रिया बतानी है। तो अगर हम देखें भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन किस तरह किया गया, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो भी अगर हम देखें संविधान सभा में जो लोग थे, ठीक है, संविधान सभा में जो भी लोग थे वो चुने हुए थे, यानी लोगों के द्वारा चुनकर फिर वहां पे संविधान सभा के अंदर बैठे थे, वहां पे गए थे, फिर वो जो है जाकर संविधान बनाते थे। तो यह चुने हुए लोगों के द्वारा जो है हमारे संविधान बनाया गया। तो 1946 की प्रांतीय चुनाव, 1946 में भारत में हुए प्रांतीय स्तर के चुनावों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। विभाजन और मुस्लिम लीग देखे तो यहाँ पे विभाजन के बाद जो है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपनी सदस्यता हटा ली, क्योंकि उनके लिए अलग देश पाकिस्तान बन चुका था। इसके बाद संविधान सभा ने सदस्यों की संख्या जो है 399 रह जाती, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो पहले तो मर्ज था, इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो ये सदस्य संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन बाद में ये 399 रह जाती है, जिसमें से लगभग 82% सदस्य जो है वो कांग्रेसी नेता थे। भारत में रियासतें देखें तो क्योंकि उस समय रियासतें भी थी जहां पर एक तरह से राजा का शासन हुआ करता था, ऐसी रियासतें भी थी। भारत में स्थित रियासतों के वे प्रतिनिधि जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने का निर्णय कर लिया था, उन्हें उनके प्रतिनिधित्व भी जो है प्रतिनिधि भी संविधान सभा में शामिल थे। एंड बैठ के अगर हम देखें तो संविधान निर्माण की सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एंड और दिसंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हो गया, हो जाता है। कुल 11 सत्र जो है और 165 दिन जो है बैठ के हुई है, 165 बैठ के हुई है, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा आखिर कैसे बनी। यहाँ पे संविधान बनने की बात नहीं हो रही थी, संविधान सभा बनने की बात हो रही थी। जैसे कि जो भी लोग थे संविधान सभा में वो आए कैसे, मतलब वो चुनाव के द्वारा ही वहां पे गए। वहां पे अगर हम देखें तो इससे पहले संविधान जो सभा में लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। बहुत ज्यादा के मतलब है कि हिंदू से कहने का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक ही थे, लेकिन बाद में वो अलग हो जाते, तो उनके भी कुछ सदस्य जो है वो अलग हो जाते। एंड जो 399 भी सदस्य होते उनमें से 82% सदस्य कांग्रेसी नेता ही होते। भारत के अंदर उस समय रियासतें भी थी, तो उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल थे। और बैठकों के बारे में बता सकते हैं आप कि संविधान सभा की पहली बैठकें कब हुई, कितनी टोटल बैठकें हुई, कब बनकर जो है तैयार हो गया, ये आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके आंसर, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट दिए हुए, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा इसके आंसर को जो इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। ये आपका पूरा आंसर रहेगा 26 क्वेश्चन नंबर का। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पहले हम इसे हिंदी मीडियम में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर बोला गया विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय के शासन की जो है चारित्रिक जो विशेषता है वो क्या थी, आपको बतानी है।
यानी विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्ण देव राय थी उसके शासन की जो है चारित्रिक विशेषता आपको बतानी है। तो अगर हम देखें कृष्ण देव राय जो है इनका शासन काल देखें तो 1509 से 29 तक जो है संबंध इनका जो है तुलुक वंश से था। कृष्ण देव राय ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच जो है का क्षेत्र जिसे दोआब कहा जाता था वो हासिल किया था। उड़ीसा के शासकों का दमन तथा बीजापुर के सुल्तान को पूरी तरह पराजित किया था। अगर हम देखें तो कृष्ण राय देव राय जो थी उनकी कई सारी उपलब्धियां थी एंड उनके शासन काल में ये जो है बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा था। कुछ मंदिरों और भव्य गोपुरमों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के पास ही नगलपुरम नामक जो है उपनगर की जो है स्थापना इन्होंने करी। कृष्णदेव राय की मृत्यु जो है 1529 के बाद जो है शासन जो है कमजोर होने लग जाता है। इनकी मृत्यु के होने के बाद ही जो इनका शासन जो है कमजोर होने लग जाता है एंड इस तरह जो है विजयनगर लास्ट में पराजित भी हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो इनके टाइम में विजयनगर अगर देखें तो वो बहुत अच्छा था, डेवलप कर रहा था, मतलब अपनी जो है विकास कर रहा था। इनके शासन काल के बारे में बता सकते हैं आप एंड क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा गया, कृष्ण देव राय की आपको विशेषताएं बतानी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए इसके अंदर आपका अथवा भी दिया हुआ है एंड इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विजयनगर शहर तथा साम्राज्य के इतिहास का निर्माण किस प्रकार हुआ स्पष्ट करना है। तो विजयनगर आज हम पढ़ते हैं विजयनगर के बारे में कि विजयनगर है, वहां पे राजा थे, तो इतिहास का निर्माण इनका किस प्रकार हुआ यानी हमें कैसे पता चला। तो विजयनगर शहर तथा साम्राज्य के इतिहास का निर्माण देखें तो हम्पी की खोज, यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कॉलिन मैकेंजी, अगर आप देखें लगभग 1800 ईस्वी में विरूपाक्ष और पंपा देवी के पुरोहितों के साथ वार्तालाप एवं जानकारी प्राप्त कर जो है विजयनगर का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया। तो पहला मानचित्र जो तैयार किया वो कॉलिन मैकेंजी ने किया था। अभिलेखकर्ता देखें हम तो 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के कई अभिलेखों को एकत्रित कर उनका अनुवाद किया एवं जानकारी एकत्रित की। अब देखिए हिस्ट्री को हमें जानने ऐसा तो नहीं है कि कोई पास्ट से आ रहा है और आपको फ्यूचर के अंदर आके बता दे रहा है कि ये हुआ था या प्रेजेंट में आ रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है। जो अभिलेख हुआ करते थे ना उनसे जो अभिलेखकर्ता हुआ करते थे जो इनके बारे में जानते थे उन वो जाते थे एंड कई सारे अभिलेख वो इकट्ठा करते थे, फिर उनसे वो जो है अनुवाद करते थे, रिसर्च करते थे, इनकी मीनिंग क्या होगी, क्या लिखा हुआ है, इन सब की जानकारी एकत्रित करके फिर वो डिटेल सारी देते थे। छाया चित्रकार 1856 में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने भी जो है हम्पी के बचे भवनों के छायाचित्र खींचकर उनका जो है संकलन किया, जिसका अध्ययन शोधकर्ता कर पाए एवं उन्होंने जो है जानकारी एकत्रित की। तो छाया चित्रकार के बारे में इतिहासकारों को अगर हम देखें तो इतिहासकारों ने मानचित्र, छायाचित्र, अभिलेख और विदेशी यात्रियों के द्वारा छोड़े गए जो भी यात्रा वृत्तांत थे उनका वो अध्ययन करते हैं और इतिहासकारों ने इन स्रोतों को विदेश यात्रा वृत्तांत तेलुगु और कन्नड़, तमिल तथा संस्कृत में लिखे गए साहित्य के साथ मिलान किया, फिर इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की। तो कुछ इस तरह से जो है इनकी रचना हो पाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि एक राजा हुआ करता था या एक शहर हुआ करता था विजयनगर। तो हम सारे जो भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वो सबूत हमें मिलते हैं एंड तब हम उसके बारे में कोट कर पाते हैं कि ये राजा थे एंड अभिलेख मिले जब तो हमें पता चला कृष्ण देव राय एक राजा थे। तो ऐसी सारी डिटेल जो इतिहासकार, छाया चित्रकार हो गया, अभिलेखकर्ता कॉलिन मैकेंजी जिन्होंने सबसे पहले जो है सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, तो इनसे ही हम जो है इनके जो भी सबूत रहते हैं इनसे हम पता कर पाते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, 8वें के अंदर दिया होता है। यहाँ से आपका सेक्शन जो है सी स्टार्ट हो जाता है। पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 27वें के दोनों को। जैसे व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कृष्ण देव राय रूल इन द विजयनगर एम्पायर। तो ये आप देख सकते हैं कृष्ण देव राय के बारे में बोला गया है। कब से कब तक इनका शासनकाल चला एंड कौन सी डायनेस्टी से ये संबंध रखते थे ये बताया हुआ है। एंड आगे अगर हम देखें कृष्ण देव राय के बारे में ये बताया हुआ कि कौन कौन सी चीजें जो है कौन कौन सी जगह इन्होंने जीती। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपके पॉइंट दिए हुए इस क्वेश्चन के। एंड जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एक्सप्लेन हाउ द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर सिटी एंड एम्पायर वाज फॉर्म। ये आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर एंड इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है इसका आंसर, जैसे कि कॉलिन मैकेंजी जिन्होंने पहला जो है मैप तैयार किया, प्रिपेयर किया इन्होंने एंड रिकॉर्ड जो है राइटर्स हो गया, फोटोग्राफर्स हो गया, हिस्टोरियंस हो गया, ये जो है अपने जो भी जाते हैं रिसर्च करते हैं उसके आधार पे जो है ये हिस्ट्री बताते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका एंड यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है।
जिसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो सभी 8-8 नंबर वाले होंगे। तो आइए 28वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 28वां क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया पहाड़िया लोगों की जो है जीवन शैली, उसके बारे में बोला गया है, उनका वर्णन करना है। पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का वर्णन करना है। तो पहाड़िया लोगों की जीवन पूर्ण रूप से जो है जंगल पर जो है निर्भर थी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो है पहाड़ी कहलाते थे। यह जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे। पहाड़ी लोग जो है झूम खेती करते थे। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये झूम खेती किया करते थे। पहाड़ी लोग जंगल के छोटे-छोटे हिस्सों में झाड़ियों को काटकर और घास-फूस को जो है जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये जो झूम खेती होती है वो ऐसे ही होती है कि आस-पास के जो भी जंगल हुआ करते थे, उसको वो जला देते थे, फिर उस पर जो है खेती किया करते थे। फिर जब उसकी जो है एक उपजाऊ क्षमता जो रहती है ज़मीन की खत्म हो जाती है, तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। एंड दूसरी जगह भी वो दूसरी जगह जाकर वहाँ के जंगलों को जलाते थे, फिर खेती किया करते थे। तो ऐसे ही चलता था ये। एंड आगे अगर हम देखें तो ये अपने कुदाल से ज़मीन को थोड़ा जो है खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक उस ज़मीन पर जो है खेती करते थे, फिर कुछ वर्षों के लिए पृथ्वी छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जैसा मैंने आपको बताया। व्यापार और खान-पान अगर हम देखें तो जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल के जो है काठ कोयला बनाने के लिए जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। शिकार करने के लिए झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालन जो है पालने वाले के रूप में अगर हम देखें तो ये बहुत सारे इनके काम थे। इस तरह के काम हुआ करते थे। आगे अगर हम देखें तो जंगल से घनिष्ठता से जुड़ाव, इनके बारे में अगर हम आगे पॉइंट देखें तो ये बोला गया, वह इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे। आम के पेड़ में के छांव में आराम करते थे। पूरे प्रदेश को यह अपनी निजी भूमि मानते थे तथा बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। इनके मुखिया समूह में एकता बनाए रखते थे तथा आपसी लड़ाई झगड़े को निपटा लेते थे। ये पहाड़ी लोग अक्सर मैदानी इलाके पर आक्रमण करते थे। मैदानी इलाकों में किसान स्थायी कृषि करते थे। पहाड़ी लोगों द्वारा आक्रमण ज्यादातर जो है अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए किया जाता था। तो ये जो रहते थे नीचे लोग रहते थे, क्योंकि पहाड़ी लोग पहाड़ ऐसे ऊपरी क्षेत्र में रहेंगे ऊपर की ओर। एंड वो जो है जहाँ पे स्थायी जो है समतल भूमि रहती थी, जहाँ पे लोग समतल जमीन पर रहा करते थे, खेती किया करते थे स्थायी, वहाँ पर आके ये लोग जो है आक्रमण भी किया करते थे। क्योंकि उनकी खेती सही नहीं हो पाती थी और भी कई रीज़न थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदा रहने के लिए जो है इनको आक्रमण करना पड़ता था। ये पहाड़ी लोग अक्सर मैदानी इलाकों पर जो है आक्रमण करते थे, अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे तथा ये हमले मैदान में बसे समुदायों को अपनी ताकत दिखाने के लिए भी किए जाते थे। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भी ये किया जाता था। तो कुछ इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी लोगों की जीवन शैली के बारे में आप कुछ इस तरह से इनकी खेती के बारे में, इनके काम के बारे में, इनके आक्रमण जो ये किया करते थे, जो मैदानी इलाकों में रहते थे लोग, उनके ऊपर ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी के अंदर 8वीं के अंदर कहा गया क्वेश्चन संथाल लोगों के बारे में है कि राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगे। इन संदर्भ में अंग्रेजों की प्रतिक्रिया का वर्णन करना। संथाल जो लोग थे राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगे। इस संदर्भ में अंग्रेजों की प्रतिक्रिया का आपको वर्णन करना है। तो 1780 के दशक के आसपास संथालों का जो है बंगाल क्षेत्र के अंदर आगमन होता है। जमींदारों द्वारा जो है खेती के लिए नई भूमि का जो आवश्यकता, भूमि तैयार करने में संथालों के श्रम का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो है संथालों को जो है महलों के अंदर बसने का निमंत्रण दिया जाता है। ब्रिटिश पहाड़ियों को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। पहाड़ियों का हल को अपनाने से इनकार, उपरोक्त कारणों से जो है ब्रिटिश का झुकाव संथालों की ओर हो जाता है। ब्रिटिश की नज़र में संथाल जो है आदर्श वासिंदे, क्योंकि संथालों को जो है जंगल साफ करने से जो है वो परहेज नहीं होता था। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। आगे और भी पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि संथाल जो है वो भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। जोतना इनके बारे में कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा संथालों को जो है राजमहल की तलहटी में बसाया जाता है। 1832 तक जमीन का जो है काफी बड़ा इलाका जो है दामिनी कोह के रूप में सीमांकित किया गया। दामिनी कोह जो है संथालों की भूमि को जो है वो घोषित की गई कि यहाँ पे संथाल रहेंगे। संथाल स्थायी किसान के रूप में फिर स्थापित हुए। अंग्रेजों के भू राजस्व संथालों का जो है योगदान यहाँ पे रहा है। तो भू राजस्व में जो है संथालों का भी योगदान रहा है। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये संथालों के बारे में था कि किस तरह जो है एक तरह से ब्रिटिश जो है वही इनको जो है बुलाते हैं रहने के लिए। तो संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगे।
इस संदर्भ में अंग्रेज की क्या प्रतिक्रिया रही, तो अंग्रेज जो है वो उन्होंने इनवाइट किया एक तरह से, एंड उनको जो है फायदा भी हुआ इससे, तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां कंप्लीट हो जाता है। 29वें की तरफ आए एंड 28वें को हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ द जो है पहाड़िया पीपल, तो ये आप देख सकते हैं इनके बारे में लिखा हुआ है पहाड़िया पीपल के बारे में। इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पॉइंट होंगे, जैसे कि आपके पॉइंट दिए हुए आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये आपका पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड आगे की तरफ अगर हम चले तो ये आपके और भी पॉइंट दिए हुए आप इन्हें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एंड इसके अंदर और की तरफ आ जाते हैं हम, एंड और के अंदर जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये पूछा गया था द संथाल पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन द हिल्स ऑफ राजमहल, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो ये आपका दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। 17 जो है 18 की बात हो रही है, ठीक है, 80 की बात हो रही है, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 1780 के बारे में। एंड ये जो है इनके द्वारा ही, जो अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, उनके द्वारा ही इनको बनाया जाता है, मतलब एक तरह से बुलाया जाता है। लैंड दी जाती है जिसको दामिनी कोह के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे डेट भी दी हुई है, आप इन्हें लिख सकते हैं। ये इसका आंसर होगा, ये इतने सारे पॉइंट दिए हुए, आप इनमें से 8 नंबर का है तो 8 पॉइंट जरूर लिखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, अगला है आपका 29वां। पहले हम इसे हिंदी मीडियम में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बोला गया, बौद्ध धर्म की भारतीय समाज एवं संस्कृति को क्या देन है, बौद्ध धर्म की जो है भारतीय समाज और संस्कृति को क्या देन है, विस्तार से समझाइए। तो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है उन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति को क्या दिया है। अगर हम देखें बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, जिनका जो है 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म बताया गया, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो कि साके कबीले के सरदार के पुत्र थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्होंने महलों की चार दीवारी के अंदर जो है सब सुखों के बीच रखा गया था। सिद्धार्थ बचपन का नाम जो है बुद्ध के बचपन का नाम था। बाहरी दुनिया की जो है बुद्ध की सबसे पहली यात्रा, जो कि काफी जो है पीड़ादायक रही, जो है जिसने इन्हें सत्य की खोज के जो है लिए प्रोत्साहित किया। तो ये तो अभी बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने जो है इनके जन्म के बारे में, ये कहाँ से थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनके बारे में देखें तो ये चार दीवारी में रहा करते थे, यानी महल के अंदर ही रहा करते थे। लेकिन एक समय आता है जब वो बाहर जाते हैं एंड फिर जो है देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो फिर कुछ जो है निकल जाते फिर ये अपने महल से। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते और जो है सत्य की खोज में जो है निकल जाते हैं। तब उन्हें कुछ सैलून बाद जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुछ जो है साल बाद जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके पश्चात विश्व को एक नया मार्ग दिखाने का कार्य किया। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर दिखाया गया। अहिंसा और शांति का संदेश पूरे विश्व को दिया गया, तो ये आप लिख सकते हैं। बुद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है लगातार बदल रहा है। विश्व आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ अभी स्थायी नहीं है, यानी हमेशा बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और भी इसके पॉइंट है, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला गया, इस क्षण भंगुर दुनिया में जो है दुख मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जन्म मृत्यु के चक्र से जो है मुक्ति तथा निर्वाण के लिए व्यक्ति को स्वयं करना होगा। समाज का निर्माण मानव ने किया है, न कि ईश्वर ने, इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान व आचार्यवान होने की सलाह दी है। व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बुद्ध का अपने शिक्षकों के लिए अंतिम उपदेश निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पॉइंट होंगे जो आपको इसके अंदर लिखने होंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में कि भारतीय समाज और संस्कृति को क्या देन है, तो ये आप बता सकते हैं उनके बारे में। एंड चलिए इसी के अंदर आता है अथवा, एंड अथवे के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया अथवे के अंदर आपका स्तूप क्या थे तथा ये क्यों बनवाए जाते थे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तथा स्तूप की जो संरचना थी उसकी भी व्याख्या करनी है। यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन है, जैसे स्तूप होता क्या है, बनवाए क्यों जाते थे, उदाहरण सहित तो आपको स्पष्ट करना ही करना है, साथ ही इसकी संरचना के बारे में भी आपको बताना है। तो अगर हम स्तूप देखें, जिसका अगर हम संस्कृत अर्थ देखें तो जिसका मतलब होता है टीला, पवित्र स्थान, खास वनस्पति, अनूठी चट्टानें या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य। एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। ऐसी जगह जहां पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान जो है गाड़ दिए गए थे, इन टीलों को स्तूप कहते थे, और इसलिए समूची स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के जो है प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली।
तो बुद्ध की जितनी भी चीजें हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी चीजें मिलती है, वहां पे क्या है, एक टीला बना दिया जाता था, जो उन्हें स्तूप कहा जाता था। आप इसे देख सकते हैं। और दिए हुए इसके पॉइंट जैसे कि अशोका अशोकावदान जो है बौद्ध ग्रंथ है। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके इस ऊपर जो है स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो अशोक के बारे में, स्तूप की संरचना के बारे में यहाँ पे संरचना पूरी बताई गई कि स्तूप आखिर बना कैसे होता था। तो संस्कृत अगर देखिए अर्थ, जिसका मतलब टीला होता है, उसका का जन्म जो है एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में जो है अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना जो है ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई जो है चौकोर और गोल जो है आकारों का जो है संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहा कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी जो है लगी होती थी। एंड आगे अगर हम देखें और पॉइंट बताया हुआ इसके अंदर, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो ये स्तूप के बारे में कि इसकी संरचना किस तरह से हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपका 8वें में दिया हुआ क्वेश्चन था, स्तूप के बारे में था क्या, क्यों बनवाए जाते थे, एंड स्तूप की संरचना कैसी थी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 29वें को ही इंग्लिश मीडियम में देखें। तो ये इसमें बोला गया है, पहला जो क्वेश्चन है 29वें का, इसके अंदर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है बुद्धिज्म का इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के अंदर, तो आप इसे देख सकते हैं। ये आपके पॉइंट दिए हुए, नोट कर लेना आपको, ये पॉइंट आपको लिखने होंगे। क्या क्या योगदान रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। इस वजह से मैं आपको हिंदी मीडियम में दिखा दे रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ पॉइंट दिखा पाऊँ। चलिए, एंड और के अंदर जो कहा गया इस क्वेश्चन में, और के अंदर है व्हाट वर जो है स्तूप एंड व्हाई वर दे बिल्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्तूप। ये आपका और के अंदर दिया होता है। तो स्तूप के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ स्तूप के बारे में, ये स्तूप होता क्या थे, व्हाई वर दे बिल्ट एंड स्ट्रक्चर क्या था स्तूप का, ये आपका पूरा बताया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 29 का, और एंड ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30वें की तरफ, एंड 30वें से पहले हम एक बार इसे हिंदी मीडियम में कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में से पहले। एंड इसके अंदर जो बोला गया है 30वां क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक संपूर्ण जो है विकसित आंदोलन बन गया था। वर्णन आपको करना है। तो सूफीवाद के बारे में बोला गया कि पूर्ण जो है विकसित आंदोलन किस प्रकार बन गया, आपको वर्णन करना है। तो ये आपका दिया हुआ, जैसे 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था। खानका देखिए तो सूफी संतों धर्म प्रचारकों के रहने का स्थान, जिसका नियंत्रण शेख पीर मुर्शिद के द्वारा जो है किया जाता था। ये अपने अनुयायियों यानी मुरीद जो हुआ करते थे, कहा जाता है अनुयायी, की भर्ती करते थे तथा उन्हें अपना जो है वारिस घोषित करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम जो है निर्धारित किए करते थे। सिलसिला शाब्दिक अर्थ, जिसका जंजीर होता है, जो शेख तथा मुरीद के बीच के एक रिश्ते की घोतक होती थी, जिसकी पहली अटूट कड़ी जो है पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। ये आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हो। आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर दीक्षित को जो है निष्ठा का वचन देना होता था, और सिर जो है मुड़वाकर 6 कड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। ठीक है, अगर हम देखें सिर मुड़ाकर यानी बाल जो है मतलब गंजा होकर जो है गड़ी लगे जो है वस्त्र जो है धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद जो है उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए जो है भक्ति का स्थान बन जाती थी। लोग आध्यात्मिक और जो है ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। आगे अगर हम देखिए इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन के पॉइंट में, तो यह है आपका पॉइंट, जैसे कि उस परिपाटी उर्स परिपाटी पीर की दरगाह पर जियारत यानी दर्शन करना या तीर्थ यात्रा के लिए जो है जाना जाने की परंपरा जो है चल निकली, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद जो है पीर ईश्वर में एकभूत हो जाते हैं। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन की नींव रखी। खान का जो है तिरस्कार कर रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को इन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। बेसरिया सरिया की अवहेलना करते थे। बासरिया सरिया के पालन करने वाले थे। तो सरिया के पालन करने वाले और सरिया के जो है पालन ना करने वाले, जैसे कि अवहेलना जो है बेसरिया करते थे, बासरिया इनका पालन करते थे। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे।
एंड ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह जो है 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण जो है विकसित आंदोलन बन जाता है। चलिए 8वें के अंदर जो दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, भक्ति जो परंपरा है उसमें स्त्रियों का क्या योगदान रहा है, आपको उसका वर्णन करना है। तो भक्ति परंपरा में स्त्रियों के योगदान को देखें हम, तो ये बताया हुआ जैसे स्त्री संत देखें हम, मीराबाई, अंडाल जो है करैक्काल, अम्माई इत्यादि, ये है स्त्री संत। अलवार स्त्री संत देखें हम, अंडाल जो विष्णु की भक्त थी, यह खुद को विष्णु की जो है प्रेयसी प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम की जो है प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। इसके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी अगर हम देखें तो ये गाए जाते हैं। अगर हम देखें ये तो अलवार के बारे में हो गया। अब आता है नैनार स्त्री भक्त। अगर हम देखें तो भक्ति परंपरा में देखें तो अलवार और नैनार दो करके थे एंड उन दोनों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर नैनार को देखें, नैनार स्त्री भक्त, करैक्काल अम्मायर जो कि शिव की भक्ति, इसने अम्मायर जो है अमइयार ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। इन स्त्रियों स्त्रियों की रचनाओं ने जो है पितृसत्तात्मक को जो है चुनौती दी। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने प्रेमी तथा पति मानकर भक्ति की। मीराबाई ने अपने पति की आज्ञा तथा माँ और पत्नी के परंपरागत दायित्व को जो है मानने से मना कर दिया। उनकी ससुराल वालों ने इन्हें जहर देकर जो है जान से मारने की कोशिश की। मीराबाई राजभवन से जो है निकलकर भागने में सफल हुई और वह एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। जातिवादी परंपरा का विरोध, मीरा के गुरु रैदास थे जो कि एक जो है चर्मकार थे। अ, मीराबाई ने अपने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की जो है रचना करी होती थी। आगे अगर हम देखें, ये गीत जो है ये गीत खास खास तौर से अगर हम देखें तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ के गरीब लोगों द्वारा जो है जिन्हें नीच जाति समझा जाता था उनके लिए होता था। आज भी अंडाल तथा मीराबाई के जो है भक्ति गीत बड़े स्तर पर गाए जाते हैं। तो यह आप इसके अंदर लिख सकते हैं। स्त्री यानी एक तरह से स्त्रियों की जो भूमिका थी या योगदान था उसके बारे में पूछा गया था भक्ति परंपरा के अंदर, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। चलिए, अब ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। आप इंग्लिश मीडियम में देखिए इस क्वेश्चन को 30 को, तो ये आपका दिया हुआ है जैसे कि कमिंग टू द 11th जो है सेंचुरी, बाय देन जो है सूफियम हैड बिकम अ फुल फ्लैश मूवमेंट, एक्सप्लेन आपको करना था। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये बिल्ट होता है एक जो है फ्लैश मूवमेंट, ठीक है, फुल फ्लैश मूवमेंट। तो ये आपके पॉइंट दिए हुए इसके, आप इन्हें कुछ इस तरह से लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ पॉइंट दिखा दे रहा हूँ, आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपके कुछ इस तरह से इसके आंसर्स होंगे। एंड और के अंदर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ आपको एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द भक्ति ट्रेडिशन। तो ये आपका फीमेल संत हो गया, आपका नैनार हो गया, अलवार हो गया, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मीराबाई के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अपोजिंग जो है कैटियस ट्रेडिशन, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये आपका कुछ इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब सेक्शन डी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर पहले हम हिंदी की तरफ आएंगे। इसके अंदर आपका सोर्स रहेगा एंड इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 4-4 नंबर का आपका तीनों जो रहेगा 31, 32, 33वां, ये स्रोत वाले रहेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब और कहाँ से की थी? तो 12 मार्च 1930 को जो है इन्होंने करी होती है। साबरमती में स्थित आश्रम से समुद्र की ओर चलना इन्होंने शुरू किया होता है। तो दांडी यात्रा आप इस तरह देख सकते हैं, कब और कहाँ से शुरू करी। महात्मा गांधी को दांडी यात्रा के समाप्त करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया? 6 अप्रैल 1930 को। ये आपसे पूछा गया है। एंड तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के लिए नमक को ही मुद्दा क्यों बनाया? तो नमक को अगर हम देखें इसलिए बनाया होता है क्योंकि गांधी जी नमक के बनाने पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने नमक का मुद्दा चुना, क्योंकि ये एक प्राकृतिक देन है और इस पर प्रत्येक व्यक्ति का हक है और भारतीयों के घरों का जो है मसाला ही है, जो कि हम हर एक चीज में अगर हम देखें खान पान में हमारे लिए नमक बहुत जरूरी चीज था। एंड अंग्रेजों द्वारा जो है उसी को बैन कर दिया जाता है कि नहीं बनाया जाएगा एंड इसीलिए उन्होंने नमक को चुना। एंड आपका आंसर जो आपको लिखना होगा वो आपको स्रोत से देख के लिखना होगा। अगर स्रोत में आपका आंसर दिया हुआ तो ठीक है, वरना आपको ये आंसर्स आने ही चाहिए, ठीक है। सोर्स के अंदर आपको हिंट जरूर मिल जाएगा। तो ये आपका 31वां क्वेश्चन था। एंड 32वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मैं आपको पहले हिंदी में करा देता हूँ ये तीनों क्वेश्चन, फिर मैं इंग्लिश में भी आपको करा दूंगा। एंड दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए जो कि 32वां है, एक आक्रमण के हिसाब से, ये आपका जो है इससे रिलेटेड आपका सोर्स दिया हुआ है। एंड अगर हम देखें, ये आपका मोहनजोदड़ो यानी आपका हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है उससे।
इससे अगर हम क्वेश्चंस देखें, एक चीज आपको नोट कर लेना है, पहले जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 32वें का, स्रोत में वर्णित गली को मृतकों की गली क्यों कहा जाता है? तो इस गली में 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग, एक वयस्क की छाती तथा एक हाथ की जो है हाथ के ऊपरी भाग की जो है हड्डी मिली थी, इसीलिए जो है मृतकों की गली कहा जाता है। दूसरा पूछा गया, जॉन मार्शल कौन थे? गली में पाए गए अवशेषों के आधार पर विद्वानों और पुरातत्वविदों द्वारा जो है निकले गए निष्कर्षों में से कोई एक निष्कर्ष आपको लिखना है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। एंड हाँ, इसके आंसर्स आपको जरूर इसके अंदर चेक करना है, आपको हिंट जरूर मिल जाएगा, बाकी मैं आपको आंसर बता ही दे रहा हूँ। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जो है जनरल थे, जॉन मार्शल के बारे में पूछा गया था, तो पहले ये हो गया। अस्थियां इंगित करती है कि यह अत्यंत जो है लापरवाही और तथा त्रिदुहाहीन तरीके से जो है बनाए गए समाधान थे। आर्यो द्वार आक्रमण के कारण जो है संहार, ये आप कह सकते हैं। एंड 33वें पॉइंट 3 की तरफ आए तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है, सो उदाहरण लिखना है आपको कि कभी-कभी प्रारंभिक व्याख्याएं जो है क्यों पलट दी जाती है। ठीक है? तो अन्य साक्ष्यों के संदर्भ में अध्ययन किए जाने पर प्रारंभिक व्याख्याएं रहती है, यानी जो पुरानी व्याख्याएं रहती है कभी-कभी पलट दी जाती है। क्यों? जैसे कि अगर हम देखें, जी.एफ. डेल्स के जो है अनुसार जो है डेडमैन लेन में पाई गई अधिकांश अस्थियां अत्यंत लापरवाही तथा जो है त्रिदुधाहीन तरीके से बनाए गए समाधान, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। एंड ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन 32वां। चलिए 33वें की तरफ आते हैं। 33वां आपका एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, ये आपका सोर्स दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चन पूछे गए एंड आंसर भी है। बाकी आपका ये सोर्स है, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ डायरेक्ट। एंड ये क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर पूछा गया है उपरोक्त जो है उद्धरण जो है किसका है तथा इसमें किसका वर्णन है? तो बर्नियर के जो है यात्रा वृत्तांत के बारे में, यानी बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उद्धरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया हुआ है। तो शिल्प तथा कृषि के बारे में जो बर्नियर है उनके बारे में दिया हुआ है। आगे की तरफ आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर कि बर्नियर भारत की उपजाऊ भूमि के बारे में क्या कहता है? तो इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग जो है अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में भी जो है अगर हम देखें तो इसके बारे में बताया गया, यानी भारत के बारे में बताया गया कि भारत जो है, भारत की जो भूमि है अधिकांश भाग वो क्या उपजाऊ है। यहाँ पे और भी चीजें बताई गई, जैसे कि जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती थी, जैसे रेशम, कपास तथा नील जो है अ, कहीं आगे है, तो यहाँ पे बताया गया उस मिस्र से ये बहुत आगे है। आगे जो तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया, भू स्वामित्व पर जो है फ्रांसवा बर्नियर के 2 विचार लिखे। तो यह जो है भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था और बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, क्योंकि भूमि पर राज्य के स्वामित्व का को राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए जो है हानिकारक माना जाता है। ये आप इनके विचार देख सकते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड ये आपका जो है 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आप इसे इंग्लिश मीडियम में आप देखें तो यहाँ पे आपका वॉय सॉल्ट जो है सत्याग्रह, ये आपका जो है 31वां क्वेश्चन है। एंड इससे रिलेटेड ये आपका सोर्स दिया हुआ है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन 3 पूछे गए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूछा गया है व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च? तो यहाँ पे 12 मार्च को 1930 में जो है गांधी जी स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? वॉकिंग टुवर्ड्स द सी फ्रॉम हिज आश्रम जो है लोकेटेड इन जो है साबरमती। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है। एंड आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है 31वें का, जिसके अंदर पूछा गया व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड एज सून एज ही फिनिश्ड द दांडी मार्च? तो ऑन 6 अप्रैल 1930 को। एंड व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज द शॉर्ट इशू फॉर द दांडी मार्च? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट जो है वो कितना जरूरी है हम सबके लिए, हमारे किचन के लिए। ठीक है, तो खाने पीने में जरूरी है, सॉल्ट तो सभी को चाहिए, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा बनाया। एंड ये आम सभी घरों की जो है जरूरतें रहती है, इस वजह से। एंड ये आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ आते हैं। इसके अंदर जो है एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, ये आपका दिया हुआ है टॉपिक, इससे रिलेटेड आपका जो है सोर्स दिया हुआ है। एंड अगर हम देखें, ये आपका जो हड़प्पा जो है सभ्यता है उससे रिलेटेड है।
चलिए इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एंड इसके जो क्वेश्चंस है जैसे कि पूछा गया है, व्हाई व्हाई इज द स्ट्रीट डिस्क्राइब इन द सोर्स कॉल्ड द स्ट्रीट ऑफ द डेड। यहाँ पे दिया हुआ है स्कल पार्ट, जैसे कि हमारे बॉडी के पार्ट से जो पाए गए यहाँ पे लिखे हुए, आप इन्हें देख सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ पे बोला गया हु वाज जो है जॉन मॉर्सन, राइट एनी वन ऑफ द कंक्लूजंस ड्रॉन बाय जो है स्कॉलर्स एंड जो है आर्कोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेन्स फाउंड इन द स्ट्रीट। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड थर्ड जो इसका क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, राइट एन एग्जांपल ऑफ व्हाई जो है इनिशियल जो है इंटरप्रिटेशन आर समटाइम्स रिजर्व। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो इसका थर्ड क्वेश्चन है जो कि 33 क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर जो है ये दिया आपका जो है सोर्स दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चन एंड आंसर है। जैसे कि इसके अंदर पूछा गया व्हाट इज द अबव कोटेशन एंड व्हाट डज इट डिस्क्राइब। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसका आंसर। व्हाट बर्नियर सेज अबाउट द जो है फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है इसका पूछा गया है, राइट टू व्यूज ऑफ फ्रांसवा बर्नियर ऑन जो है लैंड ऑनरशिप। तो ये इसका आंसर आपका दिया हुआ है। तो ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। एंड आगे की तरफ आए हम तो ये आपका पूरा सेक्शन जो है, सेक्शन आपका जो डी है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 8-8 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सॉरी 8-8 नंबर के नहीं, सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एंड मानचित्र की तरफ आते हैं, जो कि मानचित्र के अंदर आपका जो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का टोटल मानचित्र रहेगा, जिसके अंदर आपके दो टाइप के मानचित्र होंगे। एक तो 34.1 होगा एंड 34.2 करके दो मानचित्र पूछे जाएंगे आपके, यानी दो क्वेश्चन होंगे आपकी 34वें में ही। जैसे इसके अंदर बोला गया अमरावती एक स्तूप, हड़प्पा का एक स्थल है नागेश्वर, और दक्षिण में चोलों का महत्वपूर्ण साम्राज्य, ये आपको पॉइंट करना है। इसी के अंदर अथवा भी है, बीजापुर दक्कन सल्तनत की राजधानी जो थी, बीजापुर को आपको लोकेट करना है। एंड जो 34.2 है इसी के अंदर आपको बोला गया है उसी रूपरेखा मानचित्र पर जो है 1857 के विद्रोह के केंद्र के रूप में दो स्थानों को ए और बी के रूप में चिन्हित किया गया, उन्हें पहचाने और जो रेखा खींची हुई है इस पर आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले 34 पॉइंट अगर हम 1 को देखें, सबसे पहले अगर आप देखना चाहें ये ए और बी यहाँ पे जो लोकेट किया गया है ये आपका 34.2 का है, इस पे आपको नाम लिखना है। एंड इसका अगर हम आंसर देखें तो ये आपका आंसर वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका जो ए और बी दिया हुआ है ये दोनों, ये और ये आपका 34.2 का है। बाकी ये जो आपकी आंसर है ये नीचे के जो जितने भी दिए हुए ये आपका 34.1 का आंसर दिया हुआ है। अब अमरावती हो गया, बीजापुर हो गया, चोला हो गया, ठीक है, नागेश्वर हो गया, ये आपके पॉइंट किए हुए, आप इन्हें देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, कौन सी जगह। एंड ये आपका कुछ इस तरह से लास्ट क्वेश्चन था आपका, एंड कंप्लीट हो जाता है। एंड इसे हम इंग्लिश मीडियम में भी देखें तो वही है, इंग्लिश मीडियम में भी नेम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमरावती, नागेश्वर, इम्पोर्टेंट एम्पायर ऑफ चोलास इन द साउथ, यहाँ पे चोलास को आपको और बीजापुर ये आपको बताना था कहाँ पर है मैप पे। एंड 34.2 के अंदर जो है आपको दो जो है मार्क किए हुए, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, इनके नाम लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है एंड आंसर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इस तरह से आपका पूरा पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।